घर का कैलेंडर वास्तु के हिसाब से कुछ कहता है? और कैलेंडर जब भी लगाना हो, कोई भी चीज लगानी हो, आप वॉल पे लगाएं। साउथ पे लगाई हुई कोई भी चीज आपके लिए दुखदाई हो सकती है, आपको नकारात्मकता की तरफ लेके जा सकती है। क्या कहती है दीवार की घड़ी? आप में लगाइए, आपका नॉर्थ चमक है। अगर आपने साउथ में घड़ी लगा रखी है तो आप नोटिस करेंगे सेल खत्म हो जाएगा, कई दिन तक बदला नहीं जाएगा। घर की ऐसी चीजों को कहाँ स्टोर किया जाए जिनमें हम उम्मीद देखते हैं कि बाद में काम आ जाएगी? अब हम जितना सामान इकट्ठा करते रहते हैं और उसको गलत डायरेक्शन में अगर हमने रख दिया, हमारे लिए दुखदाई बन जाता है। जिसके घर में स्टोर है वो देखें एक्टिव है, उनके अंदर स्पेस बना हुआ है, सारी चीजें लाइव हैं। और जिनके स्टोर साउथ में है, ऐसा लगता है सब जैसे मर चुके हैं, ऐसा लगता है सब जैसे मर चुके हैं। सर, ये मान लिया जाए कि हमारे जीवन का साउथ विलेन है और नॉर्थ हीरो है। 3 तरह के टाइम होते हैं, एक होता है गुड, एक होता है नॉर्मल, एक होता है बैड। साउथ के अलावा क्या हम कहीं और भी सिर रख के सो सकते हैं? 45 डिग्री का साउथ होता है, आप उसमें कहीं भी अपना सर रख सकते हैं। आप किसी की हाँ कैसे समझ जाते हैं कि इस टाइम पे वो हाँ ही करेगा? का टाइम ऐसा है, 2 से 3 का टाइम ऐसा है, उसको आप टाइम पे फोन करें और फोन करके कहें क्या प्रोग्राम है जी। बाकी धर्म के लोगों पे इसका असर नहीं पड़ता? जो इंसान है, जो जीव है इस पृथ्वी पे आ गया, उसके ऊपर ही असर कर रहा है। जिम्मेदारी हमारी, लेकिन दिशाओं पे सारी जिम्मेदारी थोप के हम साइड से निकल लेते हैं। कोई जिम्मेवारी आपकी नहीं, आपने वास्तु दुरुस्त कर लिया, आपकी जिम्मेवारी खत्म। जो बिखरे हुए बेड वाले लोग हैं ना जी, मुझे मौका दें, मैं आत्मा को उनके बिखरे हुए बेड में सुला दूंगा, मैं आत्मा को उनके बिखरे हुए बेड में सुला दूंगा। जब सुबह उठा, उसने मुझे ये बात बताई कि जी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, तो मैंने उससे पूछा तुम्हारा अंडरवेयर गीला हुआ? कहता है यस, कहता है यस। वास्तु आपको सब कुछ करा सकता है, सब कुछ हटा सकता है, कारण और निवारण वास्तु है। शेयर मार्केट में अप एंड डाउन बहुत रहता है लोगों का, सर ये कंट्रोल हो सकता है? वास्तु से आप कंट्रोल हो सकते हैं, वास्तु से आप कंट्रोल हो सकते हैं। 10% लोग सिर्फ कमाते हैं इसमें, 90% लोग लूजर हैं, 90% लोग लूजर हैं। मैं एक आदमी को जानता हूँ, डेली 1-2 लाख रुपए जीत के चले जाते हैं। कर्ज बहुत हो जाता है, उस कर्ज को दूर करने का भी कोई उपाय बताइए। नॉर्थ आपका बंदा तो कर्ज चढ़ेगा और आप उतार नहीं पाएंगे। एक कर्ज को उतारने के लिए कई बार दूसरा कर्ज सिर पे आ जाता है। ये गारंटी जरूर है, काम जरूर होगा, काम जरूर होगा। कोई माई का लाल उतार के दिखा देना, मैं देखता हूँ कैसे उतरवा देंगे। इतना डरा रखा है एस्ट्रोलॉजर ने कि आप समझ ले आदमी सुसाइड कर ले। 7.5 में ग्रो नहीं करते लोग, आप कह रहे हैं? मृत्यु तुल्य कष्ट के योग हैं ये, मृत्यु तुल्य कष्ट के योग हैं ये। फर्स्ट फेज में और थर्ड फेज में डेथ होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इस टाइम समय वी का है, वृष राशि, तुला राशि, उनका बहुत बढ़िया समय चल रहा है। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर में सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सी एंजाइटी, बेचैनी, नर्वसनेस या कुछ खोने का डर आपको बार बार सताता है? यकीन मानिए, ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, ना आपके मन का वहम है। आपके घर की दीवारें आपसे कुछ कहना चाहती हैं। चिल्ला तो नहीं पाती, लेकिन फिर भी मध्यम स्वर में ही सही आपके कान में कुछ कहना चाहती हैं। तो क्या करना है? इन दीवारों की, छतों की, घर की बात को इग्नोर नहीं करना है, सुनना है, समझना है और आत्मसात करना है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसका एक खूबसूरत जरिया मेरे पास होता है, जो आपके लिए मैं हमेशा संजो कर लेके आता हूं। उनका नाम है डॉक्टर महेश गुप्ता, वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट। कैसे हैं सर आप? बढ़िया जी। सर, घर की जब मैं बात करता हूं तो जाहिर सी बात है आप ही जहन में आते हैं, लेकिन सर घर में मुझको दिखता है कैलेंडर, मुझको दिखती है घड़ी, या घर की दीवार पे लगने वाली बहुत सारी चीजें। कैलेंडर से शुरू करते हैं। घर का कैलेंडर वास्तु के हिसाब से कुछ कहता है क्या? सर मैं इस पक्ष में हूँ कि ज्यादा दीवारों को ना भरा जाए तो अच्छा है। अच्छा। जितना खाली रखेंगे, जितने ऑब्जेक्ट कम से कम होंगे आपके घर में, आप उतने सुखी होंगे। हम करते क्या हैं, अपने हाथ से उनको खरीद के लाते हैं, अपने घर में लगा देते हैं और एक जमावड़ा इकट्ठा कर देते हैं और पता चलता है वो हमें हैंडल करने लग गए, वो हमारे बाप हो गए। तो इसलिए कम से कम ऑब्जेक्ट रखें। जहाँ तक कैलेंडर की बात है, कैलेंडर आप कुछ इस तरीके का रखें जो अगर आप फैन चलाएं तो वो मूव ना करे। आपने देखा होगा लोगों के यहाँ निशान पड़ जाते हैं, कील के ऊपर उन्होंने कैलेंडर लगा दिया और वो हिलता रहता है, तो वो मूव ना करे, कुछ इस तरीके से उसको सेटल करें। तो और कैलेंडर जब भी लगाना हो, कोई भी चीज़ लगानी हो, आप नॉर्थ ईस्ट वॉल पे लगाएं, नॉर्थ पे लगाएं या ईस्ट में लगाएं, साउथ में बिल्कुल ना लगाएं, वेस्ट में बिल्कुल ना लगाएं। अच्छा। हाँ जी। साउथ पे लगाई हुई कोई भी चीज़ आपके लिए दुखदाई हो सकती है, आपको नकारात्मकता की तरफ लेके जा सकती है, तो इसलिए साउथ में आप कोई चीज़ ना लगाएं। तो कैलेंडर भी आप साउथ वॉल पे ना लगाएं। ठीक है।
लेकिन कैलेंडर के साथ दूसरी चीज भी समझ आती है जो बेसिक है, घड़ी। सर घड़ी तो लगानी जरूरी है। लेकिन वो लगाइए, क्या कहती है दीवार की घड़ी? आप नॉर्थ में लगाइए, आपका नॉर्थ चमक उठेगा। दीवार घड़ी, जब हम घड़ी की बात करते हैं उसमें मूवमेंट है। एक कोई आपने मूवमेंट, जैसे कुछ लोग झरना लगा देते हैं, कुछ जिसमें मूवमेंट होती है जिस चीज़ के अंदर, हम उस चीज़ को वहाँ प्लेस करते हैं। एक्वेरियम लगा देते हैं, एक्वेरियम के अंदर फिश होती हैं, वो मूवमेंट में रहती हैं। तो ये चीज़ें नॉर्थ में या इसमें लगानी चाहिए। अच्छा, आप घड़ी नॉर्थ में लगाइए। अगर आपने साउथ में घड़ी लगा रखी है तो आप नोटिस करेंगे सेल खत्म हो जाएगा, कई दिन तक बदला नहीं जाएगा। तो इस ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं। और नॉर्थ में या ईस्ट में घड़ी होगी, जो सेल साउथ में लगाने से मान लीजिए 1 महीना या 2 महीने चलता है, वो वहाँ पे 3 महीने या 4 महीने चलेगा और आप इमीडिएटली उसको चेंज करेंगे। दूसरी बात, आपका वक्त बदल जाएगा। हम जब अपने वक्त को किसके हाथों में सौंप रहे हैं ये डिपेंड करता है। अगर हमने अपना वक्त नॉर्थ में और ईस्ट में सौंप दिया तो डेफिनेटली आपका वक्त जो है वो बदल जाएगा और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा। जब आप उसे साउथ में लगा देते हैं तो जाम हो जाएगा, आपको डेली रुकावटें, कोई ना कोई हर काम में रुकावट, देरी, ये सब बनी रहेगी। तो इसलिए आप जब भी घड़ी या कैलेंडर की हम बात करें तो आप नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे लगाएं। लेकिन सर आप कहते हैं कि घर में क्लटर नहीं होना चाहिए, टूटी फूटी चीजें जो इस्तेमाल नहीं हो रही वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम स्टोर कर लेते हैं। तो घर की ऐसी चीजों को कहाँ स्टोर किया जाए जिनमें हम उम्मीद देखते हैं कि बाद में काम आ जाएगी? वैसे तो देखिए अब जमाना बदल चुका है, वो काम आने वाली स्थितियां खत्म हो गई। क्योंकि जब हम बड़े हुए, हमने होश संभाली, तो हमारे पास कांसे के बर्तन थे। हाँ। तो चले आ रहे थे पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। आज पोजीशन सारी बदल गई। आज हम ग्लास पे आ गए, कांच पे आ गए और चीज़ों पे आ गए, पीतल पे आए। तो ये सब चीज़ें आप कब तक संभालेंगे, एक बात। दूसरी बात, आज आपको कोई भी चीज़ चाहिए अवेलेबल है ना, आपके 15 मिनट में, 20 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में अवेलेबल हो सकती है। हम क्यों संभालें? अब हम जितना सामान इकट्ठा करते रहते हैं और उसको गलत डायरेक्शन में अगर हमने रख दिया, हमारे लिए दुखदाई बन जाता है ना। अच्छा, आप ऐसा काम क्यों करें? अब मान लीजिए आपने स्टोर बनाना ही है तो नॉर्थ में बनाइए। जिसके घर में नॉर्थ में स्टोर है वो देखें एक्टिव हैं, उनके अंदर स्पेस बना हुआ है, सारी चीजें लाइव हैं, ऐसे लगता है जैसे जीवंत अभी बोल उठेंगी। और जिनके स्टोर साउथ में है, ऐसा लगता है सब जैसे मर चुके हो, जान ही ना रही हो, डैमेज हो चुके हैं, दीमक लग चुकी है। इस तरीके की सारी समस्याएं वहां देखने को मिलेंगी। तो ये सिम्टम है कि यस, हमारे लिए क्या बढ़िया है और क्या खराब है। लेकिन आप कहते हैं ना सर, नॉर्थ में पैसा रखें तो पैसा बढ़ता है, प्रॉपर्टी के पेपर रखें तो प्रॉपर्टी बढ़ती है। अगर गार्बेज या फिर ये क्लटर हम वहां रखेंगे तो क्लटर भी तो बढ़ने लग जाएगा सर नॉर्थ में। सर 2 चीजें मैं बोलता हूँ, आपने अगर ध्यान से सुना हो कि पैसा रखिए, पैसा बढ़ेगा और खर्च नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, आपके कंट्रोल में रहेगा। अब आपने वहां गार्बेज रख दिया। गार्बेज क्या है? गार्बेज क्या है? गार्बेज, मान लीजिए आपके पास एक चीज आई, कोई भी आइटम आई, आप उसकी पैकिंग खोली, वो तब गार्बेज बन गई। पर उसका अगर हम कंटेंट की बात करें तो वो पेपर है, वो गत्ता हो सकता है, पेपर हो सकता है, कार्डबोर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से प्लास्टिक भी हो सकता है। अल्टीमेटली तो वो ऑब्जेक्ट है जो आपके पास है। तो गार्बेज, हम किसको गार्बेज कहें? अगर हम बात करें अपने मल की, हम मल की बात करें तो वो भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके रीयूज होता है, रिसाइकल होता है। तो अगर हम बात करें, हम गार्बेज को इसी तरीके से सोचें, इसी तरीके से लें कि ये एक यूटिलिटी की आइटम है और ये आइटम भी अगर हम मैनेज कर पाए, हमारे कंट्रोल में रहे, तो इसको हमें नॉर्थ में या ईस्ट में रखना चाहिए। आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे, आप उसको सही तरीके से यूज कर पाएंगे। अब गार्बेज के अंदर अगर हम माने तो पैकिंग पेपर, अगर हम बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें, आज वहां जिसे गार्बेज कहा जाता है, लाखों रुपए का गार्बेज हर महीने निकलता है। उनका पैकिंग मटेरियल, वुडन केस होते हैं, उनके कार्डबोर्ड के केस होते हैं, और ये सब चीज़ें जो निकलती हैं लाखों रुपए महीने की। तो हम जब फैक्ट्री के या कोई वेयर हाउस बनाते हैं, उसमें स्पेशल एक जगह बनाई जाती है इन सब चीज़ों के लिए कि वो चीज़ें मैक्सिमम आए। अब क्या होता है, ये जिसे हम गार्बेज कहते हैं, अभी भी हम एक फैक्ट्री कर रहे हैं, तो वो इसलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ वापसी बहुत हो रही थी। अच्छा, सामान की वापसी हो जाती थी। तो उन्होंने नॉर्थ में अपनाए, जो वेस्ट निकलता है ना मशीनों से, हम ग्राइंडिंग करते हैं तो एक वेस्ट निकलता है, उसके लिए जगह बना रखी थी। तो हमने वो हटवाई। जब हटवाई तो उन्हें बड़े चमत्कारी रिजल्ट मिले
और उनकी जो वापसी होती थी वो आनी बंद हो गई। अच्छा। ये कलकत्ता की बात है। तो इस तरीके से ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं हमने नोटिस की कि अगर आपका जो वेस्ट है वो बहुत निकल रहा है, आपकी फैक्ट्री खूब चल रही है। क्योंकि वेस्ट कब निकलेगा? जब आप काम करेंगे, आपके पास ऑर्डर होंगे तो आप काम करेंगे, आप काम करेंगे आपका वेस्ट निकलेगा। तो वेस्ट ऐसी जगह पे रखना है जहां पे वो बढ़ना शुरू हो जाए, तो हम उसे बढ़ाते हैं और फैक्ट्री चल पड़ती है। तो इस तरीके से हम जो है ये वेस्टेज की जब हम बात करते हैं, गार्बेज की हम बात करते हैं, ये हमारे लिए फ्रूटफुल होता है, बढ़िया होता है। इसको आप ये ना समझे कि वेस्ट है, इसके अंदर से कोई तरंगे आएंगी आपके लिए खराब तरंगे पैदा हो जाएंगी, नहीं होंगी। हाँ, टूटी फूटी चीजें, अधूरी चीजें, एक कप है वो टूट गया तो उसका जो आकार था वो बदल गया, टूट गया। अब टूट गया तो वो टूटी हुई आपकी जिंदगी को चीज प्रभावित कर सकती है। कोई भी चीज, आपने एक पशु का मुंह लगा रखा है, मान लीजिए हिरन का फेस आपने दीवार पे लगा रखा है, वो वही काम करेगा, आपके मुख को, आपके ऊपर के एरिया को प्रभावित करेगा नेगेटिवली। तो इसलिए कोई भी अधूरी चीज घर में ना लगाए। इसी तरीके से अगर हम गार्बेज की बात करें, उसमें भी अधूरापन होता है, टूटी फूटी चीजें ये वो, उनको निकाल लेना घर से, एक दिन में 2 दिन में निकाल दें। क्लटर की आप बात कर रहे हैं, उसमें टूटा फूटा सामान नहीं होता, उसमें सामान काम का होता है पर आप इकट्ठा कर लेते हैं। तो एक तो आप मिनिमम सामान रखें और दूसरा रखें तो फिर नॉर्थ में रखें। ओके, ऐसा करें जी। लेकिन सर घर के उपकरणों का लगातार खराब होना, एक के बाद एक के बाद, कभी कभी कुछ चीज खराब है तो समझ आ जाए, लेकिन पता चला फ्रिज खराब था, फ्रिज सही कराया था कि अवन खराब हो गया, अवन सही कराया मशीन खराब हो गई, ये क्या संकेत है सर? सर ये संकेत ये है कि ये सब चीजें या तो साउथ में है या कोई उनका इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी एक आपकी खराब हुई और आपने उसे साउथ में कहीं पटक दिया। फैमिली मेंबर है, सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों को आप एक फैमिली समझ लीजिए। अच्छा, वो फैमिली मेंबर है, आपने उसको खराब हुआ साउथ में रख दिया। अब वो क्या करेगा? सब चीजों को खराब करेगा, वो कहेगा सब यहाँ आओ मेरे पास। तो इसलिए आप अपने घर में नोटिस करें, कोई चीज आपकी या तो साउथ में पड़ी है वो खराब है। लोग वक्त फ्रिज रख देते हैं साउथ में, आप नोटिस करेंगे भरी पड़ी रहेगी, ओवरलोडेड, खाना फालतू बनेगा, अगले दिन फेंकना पड़ेगा, सड़ जाएगा। आपने अलमारियां, किचन की अलमारियां बना दी साउथ में, या तो दीमक लग जाएगी या शटर हिल जाएंगे उनके, कोई ना कोई ये सिम्टम है कि यस ये जगह खराब है। अगर आप नॉर्थ में बनाते हैं तो कुछ नहीं, आप देखेंगे फर्स्ट क्लास, एकदम जीवंत मिलेंगी चीजें। तो इसलिए ये जो क्लटर जिसे हम बोल रहे हैं, ये क्लटर नहीं होता है, ये हमारे काम की चीजें होती हैं। और अगर आपने इस क्लटर को कुछ ऐसी आइटम इसमें रख दी जो आपके मतलब की है और आपको हील कर रही है, तो वो तो आपके लिए फ्रूटफुल हो गई ना जी। तो इसलिए हम इससे ये नहीं कह सकते। आपने बनाना है, आप नॉर्थ में रखिए जहाँ से एनर्जी आती है, सब मिलके। अभी आज तक जो है, हो सकता है 1000-2000 साल में कभी नॉर्थ बदल जाए तो बात अलग है, अदरवाइज नॉर्थ में रखिए। अभी एक कनाडा से एक बातचीत हुई एक से, हमने उसे नॉर्थ फेसिंग लेने के लिए बोला, तो उन्होंने नॉर्थ फेसिंग हाउस लिया। कहते जी मैं आज देख रहा हूँ तो मेरा तो लगभग नॉर्थ पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो गया। उस दिन कुछ था, आज से 2 महीने पहले कुछ था, आज वो कुछ है। तो यस, ये शिफ्ट होते रहते हैं। हम बार बार कहते हैं कि कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, ये शिफ्ट होती रहती है। ठीक है, तो आज उसका एक जगह है, कल उसका दूसरी जगह जाएगा, फिर तीसरी जगह जाएगा, ये बदलता रहता है। और ये आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे, ये वहाँ मैप बताया गया किस साल में कहाँ था, किस साल में कहाँ था, तो वहाँ ऑलरेडी बताया गया। तो सर ये मान लिया जाए कि हमारे जीवन का साउथ विलेन है और नॉर्थ हीरो है? नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, हमें उसको यूज करना आना चाहिए। आपने बहुत सारा स्टाफ रखा, आपने क्या किया, मार्केटिंग वाले को बैक एंड में ले गए और जो सेल्स वाले को मार्केटिंग में ले गए, और अपने पीएन को आपने चेयरमैन बना दिया, तो सब अस्त व्यस्त हो गया ना सब कुछ। तो जिसकी जो टेंडेंसी है, जिसकी जो काबिलियत है, हमको यूज करना पड़ेगा। साउथ अपनी जगह काम करता है, नॉर्थ अपनी जगह काम करता है, ईस्ट अपनी जगह काम करता है, वेस्ट अपनी जगह काम करता है, और एक आकाश और पाताल वो अपनी जगह काम करते हैं। तो इसलिए हमें यूज करना आना चाहिए। कुछ भी, कोई डायरेक्शन खराब नहीं है, हमें यूज करना आना चाहिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो सिर्फ हमें यूज करना आना चाहिए। लेकिन सर सबसे कम रिस्की जोन या सबसे कम रिस्की दिशा कौन सी है कि वहां रख भी दिया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अच्छा ना बुरा? नॉर्थ से ईस्ट तक। अच्छा, हाँ, कुछ भी रख दीजिए ना आप। अच्छा। आप जिसको सोचते हैं यार ये पता नहीं इसका क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ रखें, आप उलझन में हैं और समझ नहीं पा रहे, नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए।
जब कुछ समझना है, कुछ समझना है नॉर्थ ईस्ट में रखिए आप। ओके, ठीक है सर। ऐसे ही ना समझ पाने की एक बात और मुझे आपसे पूछनी थी। आप कहते हैं कि भी सोना है तो आपको सिर साउथ की तरफ रखना है और पैर आपके नॉर्थ की तरफ आने चाहिए। सर घर के कमरे में अगर वो मैकेनिज्म नहीं बन पा रहा हो तो साउथ कहाँ तक है उसकी, या फिर ऐसे पूछूं कि साउथ के अलावा क्या हम कहीं और भी सिर रख के सो सकते हैं? देखिए पहले तो ये समझ लेना चाहिए, साउथ 0 डिग्री का नहीं होता, अच्छा, 2 डिग्री का नहीं होता, 5 डिग्री का नहीं होता, 10 डिग्री का नहीं होता, 45 डिग्री की एक डायरेक्शन होती है। अब आप उस 45 डिग्री में साउथ में कहीं भी सर रखें ना। अभी मेरे पास एक सर्वे कर रहा था मैं, तो हमारी मीटिंग चल रही थी। मैंने उन्हें बोला जी कि आप ना बेटी का पलंग जो है वो साउथ वॉल पे लगा दें। उनके यहाँ डायगोनल थी डायरेक्शंस। तो वो कहते हैं जी बेटी को टेढ़ा होके सोना है। मैंने कहा जी टेढ़ा होके सोने का मतलब, कहते हैं जी ये टेढ़ा है ना हमारे यहाँ साउथ, तो वो तो साउथ एक उसके पाए पे आ गया, कोने पे आ गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर साउथ टेढ़ा, साउथ के अंदर 45 डिग्री का साउथ होता है, आप उसमें कहीं भी अपना सर रख सकते हैं। और ज्यादा सबसे बढ़िया क्या रहता है, साउथ वेस्ट। अगर आपको डायगोनल है आप साउथ वेस्ट वॉल पे लगाइए ना सर, सबसे बढ़िया पोजीशन है। और नॉर्थ ईस्ट में आपके पैर हो जाएंगे, तो बहुत बढ़िया चीज है ये। तो सर ये साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ता है, ईस्ट की तरफ भी बढ़ता है? ईस्ट की तरफ भी बढ़ता है। ओके, तो साउथ ईस्ट पे सर ना रखें, साउथ वेस्ट की तरफ। साउथ वेस्ट में हो जाए बहुत बढ़िया, साउथ ईस्ट में भी हो जाए तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। आप 180 डिग्री 170 डिग्री तक आप जा सकते हैं। तो वहां तक भी अगर चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो साउथ के मिलेंगे। अच्छा, सेम रिजल्ट होंगे? सेम रिजल्ट होंगे। ओके, ठीक है। लेकिन सर इसी के साथ एक चीज और मुझे पूछनी थी, भाई बेड पे हम सो रहे हैं और हमारी छवि शीशे पे दिख रही है, हमारे ड्रेसिंग की व्यवस्था कोई ऐसी नहीं बन पा रही है कि हम उसे अपने साइड में रख पाएं, वो हमारे सामने ही आ रही है, यानी नॉर्थ में ही आ पा रही है। ऐसे समझिए कि सिर हमारा साउथ पे आ रहा है, पाँव हमारे नॉर्थ में आ रहे हैं और नॉर्थ में पाँव की साइड ही ड्रेसिंग की व्यवस्था हो पा रही है। लेकिन आप कहते हैं ड्रेसिंग में आपको दिखना नहीं है, आपकी छवि उस पर ना है, तब क्या करें सर? सर वैसे तो अगर चेंज हो जाए तो बहुत बढ़िया। अच्छा। उसको कुछ ऐसा कीजिए कि उसका जो मिरर है वो ईस्ट की तरफ फेस हो जाए मिरर का। अच्छा, तो ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज आप उसके ऊपर कोई कर्टन लगा सकते हैं। जब आप उसको यूज करें तो आप उसे कर्टन को ओपन कर दें, खोल दें। हाँ। और जब रात में सोए तो कर्टन लगा दें। तो सर सिर्फ रात में ही उसको ढकना है, अगर दिन में हम बेड में सो रहे हो तो भी उसे ढकना है? जब सो रहे हो तभी ढकना है। ओके। जब भी सोएं आप, दिन में सोएं, रात में सोएं, आप उसे ढक के सोइए। ठीक है। लेकिन सर आपके पास एक चमत्कारी फॉर्मूला है जो अभी शूट से पहले मैं थोड़ा सुन रहा था। अगर हमें किसी की हाँ सुननी है ये आप किसी की हाँ कैसे समझ जाते हैं कि इस टाइम पे वो हाँ ही करेगा? सर ये बताना पड़ेगा, छुपाना नहीं है। नहीं, छुपाने की बात नहीं सर, ये ना आपको टाइम निकालना पड़ता है। अच्छा। डेली जो समय है वो 4 अंश आगे बढ़ जाता है। आज जिस हम बात कर रहे हैं, जब ये घूम के वापस आएगा ना जी, तो ये 4 डिग्री आगे टाइम बढ़ जाएगा। डेली 4 मिनट का फर्क आता है। अच्छा। तो डेली बदलता है। ओके। अब हम किसी को ये नहीं कह सकते भाई 1 से 2 का टाइम ऐसा है, 2 से 3 का टाइम ऐसा है। हाँ। जो चार्ट भी बनाते हैं उस चार्ट के अंदर भी आपको 1-1 घंटे का टाइम दिया जाता है। ये घंटा ऐसा, ये घंटा ऐसा, ये घंटा ऐसा। तो 3 तरह के टाइम होते हैं। एक होता है गुड, एक होता है नॉर्मल, एक होता है बैड। आपने अगर किसी से ना करवानी है कि ये आदमी ना कर दे, तो आप उसको बेड टाइम पे कॉल करो ना। ओके। आप उसे बेड टाइम पे कॉल करेंगे कि आपने आना है जी, वो कहेगा नहीं मैं नहीं आ सकता भैया। क्वेश्चन और आंसर देखिए। आपने मान लीजिए किसी ने आपके यहाँ आना है और आप नहीं चाहते कि ये वहाँ आए, या तो आप उससे पूछोगे आप आ रहे हो ना जी, वो कहेगा नहीं मैं नहीं आ रहा। या आप कहोगे आपने आना है जी, वो कहेगा मैं तो नहीं आ सकता यार, मैं ऐसे बात हो गई। अब आपने किसी को बुलाना है, वो मना कर रहा है, उसको आप गुड टाइम पे फ़ोन करें और फ़ोन करके कहें क्या प्रोग्राम है जी, हाँ जी हाँ आ रहे हैं, तो आपको ये रिप्लाई ज़्यादा सुनने को मिलेगा। तो ये 90 से 95% ऐसी चांसेस हो जाते हैं। अच्छा। 2-4-5% ऐसे चांसेस हों कि चीज़ बदल जाए, अदरवाइज हो जाते हैं। फिर इसके अंदर भी 30 डिग्री होती हैं। जब 30 डिग्री पे हम चल रहे हैं, कौन सी डिग्री पे क्या काम कर रहा है, उसके बाद उसकी उस जिस लगन में हम बात करें वो लगन का स्वामी कहाँ बैठा है, तो बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशन है। मैं इसलिए ये आम चीज़ नहीं है कि आम आदमी इसको समझ ले।
ये कोई एस्ट्रोलॉजर ही समझ सकता है कि हाँ यस इसको ऐसे यूज किया जा सकता है। तो सर किसी की घर की डील से पहले भी ये समय देख के जाया जा सकता है कि भाई बायर या सेलर जो भी हो हाँ करेगा कि ना यस करेगा। यस बिल्कुल। कई बार क्या होता है, आपने किसी का कॉल आया या आपने कॉल किया, आपने कॉल किया उसने उठाया नहीं, आपने अच्छे टाइम पे कॉल किया, गुड टाइम पे कॉल किया और उठाया नहीं उसने, पर आपके पास वापसी कॉल आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अच्छा, उसका कॉल आ सकता है, आपसे बात करेगा और आप नोटिस करेंगे जब अच्छा टाइम चलता है तो आदमी पेशेंसली बात करता है और आपकी बात को सुनता है और उस पर अमल होता है। तो इसलिए अक्सर लोगों को गुड टाइम यूज करना चाहिए। हालांकि सर आजकल की जनरेशन तो बहुत आगे बढ़ी हुई है, वो घबराते भी नहीं है। आप हमारी जनरेशन में हमको मिल गए होते तो ठीक रहता, किसी के लिए दिल धड़कता तो हमारे तमाम साथी पूछ लेते कि उसे कब प्रपोज करना है, फिर हाँ ही होती सर। 90% चांसेस है हाँ। अच्छा, और जहां अभी तक हाँ ना हुई हो अगर आप टाइम देख के पूछ ले तो हाँ हो जाएगी। हाँ, चांसेस बन जाते हैं। तो सर ये माना जाए कि वास्तु सिर्फ मान्यताओं पे आधारित नहीं है, नहीं, इसका पूरा एक साइंस है, पूरी विज्ञान है सर। हाँ पूरा विज्ञान। तो सर साइंस ज्यादा हावी है या मान्यताएं? क्योंकि कई बार कहते हैं कि देखिए आप पत्थर को मानिए तो भगवान हो जाता है, नहीं तो आप मानते रहिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो सर ये मान्यताएं जो होती है ना, ये एक तो आस्था से जुड़ी होती हैं, दूसरी कुछ मान्यताओं में साइंस होती है, कुछ में विज्ञान होता है जिसके वो चली आ रही होती हैं और जनरेशन टू जनरेशन वो कैरी हो रही है। पर ऐसा बहुत नहीं कह सकते हम, ये नहीं कह सकते 100% ऐसा होता है। अच्छा, तो मान्यताएं तो अब कुछ हमारे रिचुअल्स हैं, कुछ त्यौहार हैं, अब उसमें विज्ञान तो एक अलग बात हो जाती है, पर वो इसलिए भी पहले मनाए जाते थे त्यौहार कि चलो कोई मौका मिलेगा हम थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। तो एक ये भी उसके पीछे कारण होता था। पर उसमें अब हर चीज़ में विज्ञान को ढूंढा जा रहा है कि किस में कहाँ क्या विज्ञान था। तो इसलिए विज्ञान अपने आप में महत्वपूर्ण है, मान्यताएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, लेकिन सर आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, क्या सभी धर्मों में वास्तु की पूछ उतनी ही है जितना कि खासकर हिंदू धर्म में है? बाकी लोगों के धर्म इसे मानते हैं पर इतना नहीं जितना हिंदुइज्म में है। तो बाकी धर्म के लोगों पे इसका असर नहीं पड़ता है? सब पे पड़ता है। हमारे पास मोहम्मदन जो हैं बहुत हैं। अच्छा, सिख कम्युनिटी तो आप पूछ लीजिए, समझ लीजिए कम से कम 50% है। मोहम्मदन हमारे पास अगर हम देखें तो 20% के आसपास है। और भी बड़े हैं, पारसी हैं, और भी बड़े धर्मों के लोग हैं। तो अभी जापान से भी हमारे 2-3 क्लाइंट हैं। अच्छा, और ऐसी कंट्री हमें तो नाम ही सुनने को बड़े उससे मिलते हैं। एक बर्बेलिया करके कुछ ऐसी कंट्री है, वो क्या उनका धर्म है मुझे नहीं पता, पर वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए सभी धर्मों को अल्टीमेटली मानना पड़ता है सर। जो इंसान है, जो जीव है इस पृथ्वी पे आ गया, उसके ऊपर ही असर कर रहा है। कभी ना कभी आपका उसका दिमाग घूमेगा। न्यूजीलैंड में से एक मैडम का फ़ोन आया था हमारे पास, तो कहते जी मैंने सीखना है, अंग्रेज थी वो। तो हमने कहा जी हम तो अभी नहीं सिखा रहे। कहते जी मेरे को स्पेशल सिखा दो, मैं इंडिया आ जाती हूँ, आप मुझे ट्रेन कर दो। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि लोगों में बड़ी उत्सुकता जाग रही है और वो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा सीखें। तो बढ़ रहे हैं लोग इसकी तरफ। तो सर आपने कई धर्मों का नाम लिया, क्रिश्चियंस को आप शायद अवॉइड कर गए या कम अवॉइड नहीं करके सर, क्या बोलूं। लेकिन सर कई रिचुअल्स जो होते हैं वो हिंदू धर्मों के आधार पे ही जुड़े हुए हैं या मान्यताओं के आधार पे जुड़े हैं? हमारे से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, वास्तु से या आप ये पूजा पद्धति या इस तरीके के रिचुअल्स का कोई लेना देना। सर आप कहते हैं ना कि देखिए घर का हाउस वार्मिंग हो रही है और घर आप जा रहे हैं, नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो हवन करिए। बाकी धर्म के लोग भी क्या हवन करते हैं? जो हवन नहीं कर पाते उनको हम उनके हिसाब से बता देते हैं। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। तो क्या वेरी करता है फिर धर्म के हिसाब से वास्तु? हमने करना क्या होता है, एक तो हमने अपने दिमाग को सेंट्रलाइज करना होता है, हमने फोकस करना होता है कि हमारे बेटरमेंट के लिए। अब हमारे धर्म में क्या है, हमारे धर्म में हवन करते हैं हम लोग। सही बात। हवन करते हैं, उसमें एक विज्ञान छुपा हुआ है। जब हम हवन करते हैं तो वहाँ के जो जितने आसपास के कीटाणु होते हैं वो मरते हैं और हवा शुद्ध होती है। अभी हमने सिख फैमिली थी, उनके इंडस्ट्री का हमने इनॉग्रेशन करवाया, तो वहाँ बाकायदा उनके पालकी साहब आए, वो वहाँ पे सारा सिस्टम बना और वहाँ अरदास हुई और सारे वहाँ भजन कीर्तन हुआ।
तो शब्द कीर्तन हुआ। तो इस तरीके से काफ़ी वहाँ पे रिचुअल्स उनके हिसाब से हुए, पर उन्होंने हमारे हिसाब से भी, हिंदू के हिसाब से भी वहाँ पे पूजा पद्धति को अप्लाई किया। तो इसलिए जो जैसा होता है, जैसा जिसको जो पसंद है। एक मोहम्मदन थे, उन्होंने हमारे हिसाब से, हिंदूज के हिसाब से अपने प्लॉट की पहले पूजा करवाई। अच्छा। हाँ जी, वहाँ गाय और बछड़ी को बांधा गया। हमने 3 दिन उनको वहाँ बांधा उस प्लॉट के ऊपर, और उन्होंने उस पे वहाँ उस पद्धति के हिसाब से सारा पूजा पाठ करवाया। अच्छा। और तब वहाँ काम शुरू हुआ। ओह। तो हर धर्म का आदमी सोच है ये हमारी ना, कि हम क्या सोचते हैं, हम किस तरीके से सोचते हैं, उस पर बड़ा डिपेंड करता है। बाकी जो ये धर्म वगैरह है, धीरे धीरे हम नोटिस कर रहे हैं कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आज इतना सब बवाल हो चुका है, तो आदमी इनसे छुटकारा पाना चाहता है, निकलना चाहता है। तो जब वो विज्ञान देखता है कि यार इसके अंदर कुछ तंत्र है, तो आगे ज़रूर बढ़ता है। लेकिन सिर्फ व्रत, पूजा पाठ और जितने एस्ट्रोलॉजिकल उपाय होते हैं, उससे आगे वास्तु को आप मान रहे हैं, और आगे वाली जनरेशन इसीलिए वास्तु को फॉलो कर रही है। यस, समझ आ रही है सर। आप मुझे बताइए, एक लेडी, एक केस आया हमारे पास, लेडी बड़ी परेशान, उसका हस्बैंड उसे मारता है, उसकी सास उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती, कोई मेंबर उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती। उसको सलाह दी जाती है, क्योंकि अब वो, हम उसे बोले रूम बदल लो, नहीं बदल सकती, उसकी चलती नहीं। खैर उसको वर्चुअल वास्तु उसका किया जाता है, और उसको सलाह दी जाती है कि ऐसे ऐसे, पढ़ी लिखी, बड़ी इंटेलिजेंट, बहुत पढ़ी लिखी लड़की। तो धीरे धीरे चीज़ें सुधरनी शुरू होती हैं। तो उसको बोला जाता है कि हमने उसको बोला कि तुम कहीं अप्लाई करो, क्योंकि तुम्हारी हॉरोस्कोप ऐसी इस कदर बढ़िया हॉरोस्कोप है, तुम कहीं किसी जॉब के लिए अप्लाई करो। उन्होंने एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। अच्छा। वहाँ उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, और वो जॉब लगते ही उनके तो घर का सिनेरियो चेंज हो गया। हर आदमी उनको पूछने लग गया, और बेटा भी हुआ उनके यहाँ। और उन्होंने फिर हमें बताया कि जी अब मेरे को रूम के लिए बोला गया है कि आप अपना रूम कहीं भी आप प्लेस कर सकते हो। ओके। तो इस तरीके से हम एक छोटी सी तैयारी शुरू करवाते हैं आदमी की, तो कहीं ना कहीं साल में, 2 साल में, उसको 3 साल के बाद ये सब चीज़ें देखने को मिली। तो इस तरीके से फ़र्क पड़ जाता है हर चीज़ का, क्योंकि ये विज्ञान है। इसमें हम कोई पूजा पाठ किसी को नहीं बताते कि तुम मंत्र पढ़, पूजा कर, ये कर, वो कर, नहीं कर। हवन भी सिर्फ इसलिए हम रिकमेंड कर देते हैं कि उससे थोड़ी सी शुद्धि हो जाती है। उसका भी साइंटिफिक रीज़न है। उसके अंदर जो हमारी समिधा डलती है, जो उसमें हमारा सामग्री डलती है, उसमें हम कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन उसके साथ किए जाने वाले मंत्रों की कोई वक़्त नहीं आपके हिसाब से है? अच्छा, उस पर हम कभी डिस्कस करेंगे। उसे वो ध्वनि विज्ञान है। ओके। क्या होता है, अगर आकाश, हमारे 5 तत्व जो हैं, आकाश, खाली जगह, और उसके बाद वायु, उसमें वायु आ गई। जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें सुनने के लिए इन 2 चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। अगर आकाश यानी खाली जगह होगी, तभी शब्द आप तक पहुंचेगा। अच्छा। और उसके बीच में हवा होगी, तो शब्द आप तक पहुंचेगा। इसे बोलते हैं शब्द स्वरूप उस आकाश तत्व का। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप वहां गए होंगे, लखनऊ में कभी भूल भुलैया है, वहां क्या है, आप इधर खड़े होके, उसका वाया होगा मेरे ख्याल से लगभग 200 फीट या 250 फीट वाया होगा। आप इतने दूर खड़े हैं, और यहाँ अगर किसी ने माचिस की तिल्ली जलाई तो आपको सुनाई दे रही है। उसमें क्या किया गया, उसकी मेहराब को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि साउंड जो है वो ट्रेवल करे इतनी दूर तक और सीधी चले, सारे में फैले। अच्छा। तो इसलिए ये जब हम आएंगे एक बार इस पे साउंड पे ऊपर भी बात करेंगे, तो उसके अंदर ये बड़ी सारी चीजें हैं कि ध्वनि विज्ञान जो है हमें कैसे आकर्षित करता है, हमारे ऊपर कैसे बोलता है। अब जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है, जिसमें हमारे मंत्र हैं, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। ये हमारे यहाँ से और ऊपर तक, नासिका तक, हम कौन कौन सा स्वर कहाँ यूज कर रहे हैं, इस पे निर्भर करता है। और कोई भी भाषा जब हम बोल रहे होते हैं तो भी इस पे निर्भर करता है। अब जब संस्कृत हमारे इससे कंठ से शुरू होकर ऊपर तक किस किस पोर्शन से निकल रही है, उसके अंदर वो साइंटिफिक वेव्स आ जाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। जब आप मंत्र पढ़ते हैं, ए शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जब आप कोई भी मंत्र पढ़ते हैं तो उसके जो लफ्ज होते हैं, उसकी जो साउंड होते हैं, वो अपनी फ्रिक्वेंसी को धारण कर लेती है, उससे आपके दिमाग पे असर पड़ता है।
अब क्या होता है, एक मशीन, हम बहुत छोटे थे तो एक मशीन लाए हम, अल्ट्रासोनिक मशीन। वो क्या काम करती, चूहे भगाती थी। अब चूहे भगाती, हमने लगाई उसमें और उसको ऑन किया, कुछ सुनाई तो हमें दे नहीं रहा, पर चूहे भाग रहे हैं। तो उसके अंदर एक स्विच दिया हुआ था, हम जब उसको बढ़ाते हैं तो इतनी तेज साउंड आती है उसकी कि हम सुन ही नहीं पाते। तो हमारी जो सुनने की फ्रीक्वेंसी है उसको वो मैच नहीं कर रही थी, वो सिर्फ चूहों को ही उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही थी। तो इस तरीके से जो साउंड वेव्स होती हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसी को कहाँ कितनी मैच कर रही हैं। आपको कोई गाली दे रहा है, वो किस तरीके से दे रहा है गाली। अगर मैंने कई जगह नोटिस किया, लोग जैसे हम अगर लखनऊ साइड चले जाएं तो वहाँ गाली भी बड़े तहजीब से देते हैं। अगर हम लखनऊ की साइड चले जाएं, वहाँ आप देखेंगे लोग बड़ी तमीज से गाली देते हैं, तमीज से बेइज्जती करते हैं, तमीज से बेइज्जती करते हैं। तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, हमें उतनी हर्ट नहीं करती जितनी के करनी चाहिए। और वही गाली कोई अगर यहाँ का, दिल्ली का या कोई आसपास का या बिहार का कोई आपको देगा तो आप एकदम से हर्ट हो जाएंगे। तो ये जो हमारी साउंड वेव होती हैं, इनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, हमें कौन सी वेव किस तरीके से काम कर रही है ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो सर फिलहाल तो गालियों की बात नहीं है, लेकिन घर की बात है। सर कई लोग ये कहते हैं कि भाई हम ना वास्तु के बहाने अपनी जिम्मेदारियों को छुपाने का काम करते हैं। जिम्मेदारी हमारी, लेकिन दिशाओं पे सारी जिम्मेदारी थोप के हम साइड से निकल लेते हैं, ऐसा है क्या? अरे कुछ नहीं सर, जिम्मेदारियां भूल जाओ ना सब, एक बार वास्तु दुरुस्त कर लो, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जो जिम्मेवारी है वास्तु की जिम्मेवारी है। आपके बच्चों ने पढ़ना है, वास्तु की जिम्मेवारी। आपके बच्चों ने सक्सेस होना है, वास्तु की जिम्मेवारी। तो कोई जिम्मेवारी आपकी नहीं, आपने वास्तु दुरुस्त कर लिया, आपकी जिम्मेवारी खत्म। मैं एक केस सुनाता हूँ आपको। एक हमारे क्लाइंट थे, अब उनके बच्चे को हर साल 2-3 बार चोट, बड़ी भयंकर भयंकर चोट्स लग जाते थे। एक बार तो गिरा और जाल में फंस गया उसका सर। अगर वो सर ना फंसता तो वो बच्चा नीचे था, बच गया। अल्टीमेटली ये बात आई जी, ऐसा क्यों होता है? जब हमने देखा तो उसका 4th हाउस और 5th हाउस दोनों पीड़ित। अच्छा। अब दोनों पीड़ित तो धीरे धीरे उनके घर चेंज हुए, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। बढ़िया हाउस लेके दिया गया उनको। उसके बावजूद भी वो, उसमें भी हमने जो प्लेसमेंट दी वो सही प्लेसमेंट दी, वहां सो रहा था। अब वो पढ़ाई में एकदम से ढीला हो गया, और सारी चीज़ों में बहुत एक्टिव, सिर्फ पढ़ाई में बहुत ढीला हो गया। और उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए स्कूल ने मना कर दिया। अच्छा। यहाँ तक स्थिति हो गई। वहाँ रीज़न क्या था कि उसका जो बेस था एजुकेशन का, 5th हाउस का, वो माइनस में था। या तो वो पढ़ेगा नहीं, या उसके एक्सीडेंट्स होंगे, या उसके साथ जो बुराई कह सकते हैं वो बुराई होने के लिए खड़ी हुई थी। तो अल्टीमेटली उनके फादर को बोला गया, जी आपको यहाँ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब क्योंकि अभी 6 महीने शायद हुए हैं उस हाउस में शिफ्ट हुए हुए, रिजल्ट आएंगे, पढ़ाई भी बेटर होगी, पर थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा। तो इसलिए जो है, हम बच्चों को कितना ही कुछ कर लें, एक बेसिक हमारा जो है, जो बेस है हमारा, वो कहीं ना कहीं स्टैंड करता ही है। तो इसलिए वास्तु आपकी जिम्मेदारियों को अपने आप निभाएगा ना। और ये कहना कि मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी क्या? आपने खराब घर लिया, अपने परिवार को उसमें छोड़ दिया, ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप। खराब वास्तु का घर ले लिया, सारे दुखी, सब परेशान, कि जिम्मेदारी किसको कहते हैं आप? आप कितने बड़े पाप के भागीदार बन रहे हैं अगर आपने खराब वास्तु का घर लेके और अपने परिवार को वहां रोक दिया। और मैं आज जो नोटिस कर रहा हूं, लोग इतने पागल हैं अपने बच्चों के लिए, मैं बता नहीं सकता। कि जी हमारी छोड़ दो, हमारा बच्चे को नहीं होना चाहिए कुछ, हमारा बच्चे का ये हो जाए, हमारे बच्चे का ये। उन्हें बच्चों की चिंता है सर, अपनी किसी को चिंता नहीं। अब हमारा प्रोसेस क्या है कि माँ बाप फिट होंगे तो बच्चे फिट होंगे। हम उन्हें फिट करने के बाद हमें नहीं करो जी बच्चे। यार बच्चे तभी फिट होंगे जब माँ बाप फिट होंगे। जिसके माँ बाप फिट नहीं, बच्चे फिट हो ही नहीं सकते, जिंदगी में जो मर्जी कर ले। तो इसलिए जिम्मेदारियां तो भूल जाओ। आपकी जिम्मेदारी एक है, घर बनाना और अपने औलाद को और अपने परिवार को वहां बसाना। आप उस जिम्मेदारी को निभाओ, बाकी आप भूल जाओ। ठीक है।
लेकिन सर आप कहते हैं कि घर एकदम क्लीन रहना चाहिए, व्यवस्थित रहना चाहिए, कम सामान रहना चाहिए, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे एक रील देख रहा था, उन्होंने कहा कि जब आप घर से बाहर जाएं, आप अपने बिस्तर को बिल्कुल क्लीन करके ना जाएं, थोड़ा सा उससे स्कैटर्ड कर दें, बिखरा हुआ कर दें, क्योंकि अगर आप क्लीन करके जाते हैं तो कोई आत्मा आ जाती है, तो वो वहां रहने लग जाती है। उनकी ऐसी वो रही होगी जी, प्रैक्टिस रही होगी। हमारी नहीं तो सर, पर मेरे व्यूअर्स के कंफ्यूजन के लिए मैं दोनों चीजें पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि वो आपकी रील भी देख रहे हैं और आपका पॉडकास्ट भी देख रहे हैं और कांस्टेंट देखते हैं एकदम, और वो रील भी देख रहे हैं। तो जब मैं इस रील को देख रहा हूँ तो उन्होंने भी वो रील देखी होगी, तो वास्तु के लिहाज से ये क्यों अलग है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपका बेड बिखरा रहेगा तो कोई आत्मा आके नहीं सोएगी, और अगर ठीक है तो आत्मा आके सो जाएगी। ऐसी कोई सीन, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। और अगर ऐसी ही बात है तो जो बिखरे हुए बेड वाले लोग हैं ना जी, जो कहते हैं बिखरे हुए हैं, मुझे मौका दें, मैं आत्मा को उनके बिखरे हुए बेड में सुला दूंगा। अच्छा। हाँ, और गारंटी है इस बात की, कुछ दिन बाद वो खुद कंप्लेंट करेंगे कि कोई सोता है हमारे साथ आके। तो सब पॉसिबल है सर, पर ये इसके पीछे कोई लॉजिक मुझे नज़र नहीं आता। एटलीस्ट मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं है। आप देखिए ना, बिखरा हुआ किसे कहते हैं? एक कार के अंदर एक लड़का सो रहा है, कार में एक ड्राइवर सो रहा था हमारा नैनीताल के अंदर। रात को उसके पास कोई आया और उसका शरीर एकदम से अकड़ गया है, और शरीर अकड़ने के बाद वो जब सुबह उठा, उसने मुझे ये बात बताई कि जी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा अंडरवेयर गीला हुआ? कहता है यस। तो वहाँ बेड कहाँ था, साफ सुथरा बेड। और ऐसे मेरे पास हजारों केस आते हैं। जब मैं उनसे ये बात पूछता हूँ कि रात को आपके साथ कोई सोता है और सहवास करता है, कहता है यस। उनके बेड मैंने कभी ऐसी बात पूछी नहीं कि बेड तुम्हारे सजे हुए थे या बिखरे हुए थे। बाकी कौन ध्यान देता है? रात को आप सो रहे हो तो बेड तो डिस्टर्ब होगा ही ना, आपके साथ आके सो रहा है कोई। चलो हम बात करते हैं प्रेत आत्मा की। हमारे आस पास लाखों करोड़ों एटम्स घूम रहे हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसे हम एटम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। वो एटम्स, लाखों करोड़ों एटम्स आपके भी मेरे भी एटमॉस्फेयर में है। अब यहाँ भी हैं? यहाँ भी हैं। आपको दिख रहे हैं? नहीं नहीं, दिखने वाली बात चीज अच्छा। है ही नहीं ना सर। अच्छा। दिखने वाली चीज है ही नहीं। वो एहसास होने वाली चीज है। कभी कभी जहाँ पे ज्यादा डेंसिटी हो जाती है उनकी, और वो एक पर्टिकुलर एटम आपके साथ जुड़ जाता है और काफी टाइम तक जुड़ा रहता है, तब आपके अंदर बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, आपका चेहरा पीला पड़ने लगता है, तब आपके साथ वो क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो अब वो खाली बेड पे सोए या भरे बेड पे सोए, किसको क्या पता है वहां कौन कौन सो रहा है। भाई वो ऐसी चीज तो है नहीं कि आप जाएंगे तो टकरा गया वो आपसे, कुछ हो गया, ऐसी चीज नहीं है। वो तो एक परछाई सी आपको कभी ऐसे शिफ्ट होती नजर आएगी। अब वो कहाँ नजर आती है? वो उसको नजर आती है जिसकी हॉरोस्कोप के अंदर ऐसे योग होते हैं कि उसके साथ प्रेतात्माओं का संबंध बने। अच्छा। दूसरी चीज, जब आपके घर के अंदर, मैं फिर बोल रहा हूँ, वास्तु आपको सब कुछ करा सकता है, सब कुछ हटा सकता है। कारण और निवारण वास्तु है। जब आपको ऐसे वास्तु को ऐसा बना दिया जाएगा कि आपके घर में प्रेतात्माओं का वास होगा, तब आपको नजर आएगा ये क्या हुआ, इधर से कोई गुजरा, इधर कोई गुजरा। आपके बच्चे, आपकी वाइफ, घर की लेडीज, वो परेशान हो सकते हैं। सबसे पहले उनके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो ये स्थितियां तब होती हैं जब हमारा वास्तु और हमारी जो हॉरोस्कोप है उसके अंदर इस तरीके की चीजें होती हैं कि वो आपको दिखाई दें, तब वो दिखाई देती हैं। आपने बड़ा सुना होगा कुछ लेडीज या कुछ लोग कि वो देखो वो कबूतर बैठा है, वहां कोई नहीं होता। वो देखो वो आ गया, वो देखो वो आ गया। इस बीमारी को हिस्टीरिया बोलते हैं। ओके। अब क्या होता है, वो हकीकत है, उसको वो नजर आ रहा है। अच्छा। हाँ, उसको वहां कबूतर नजर आ रहा है, उसको वहां कोई आता नजर आ रहा है, उसको कोई जाता नजर आ रहा है। हमारे दिमाग के अंदर जो हमारे केमिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वो इतनी बारीक उसमें पहुंच जाते हैं, सेंसिटिविटी में पहुंच जाते हैं कि हमें कुछ एटम्स नजर आने लगते हैं। मैं ऐसे कुछ पेशेंट से मिला हूं। अच्छा। तो उन्होंने बातें बोली कि जी वो वहां देखो वो कबूतर, 2 कबूतर बैठे हैं, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, उसको नजर आ रहा है। तो उनका जो, मैं समझता हूं कि जो लेवल है जो केमिकल का उसमें
वो हुआ, उसका जो लेवल है वो इतना सेंसिटिव हो गया कि उन्हें बड़ी छोटी छोटी चीजें नजर आने लग गई। उस लेवल पे मैं समझता हूँ कि कहीं किसी को कुछ नजर आ रहा है। ओके। और ये होता है। और ये भी वास्तु से ठीक हो जाएगा? वास्तु से ठीक हो जाएगा। किया हमने किया। तो वास्तु से सर माइंडसेट बदलने का दावा भी आप करते हैं? यस यस यस। देखिए सर, मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि हम इस तरीके के सिकेट्रिस्ट को और कुछ डॉक्टर्स को, हाँ, उनको बुला के उनकी सही स्थिति को समझें। ये तो मैंने जो देखा मैं बता रहा हूँ, हाँ, पर इसके पीछे क्या कोई साइंस काम करती है? क्या साइंटिफिकली भी मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे अपने यहाँ बुला के उनको पॉडकास्ट के अंदर उनसे इस पर चर्चा की जाए। तब सही स्थिति हम निकल के सामने आएगी कि यस, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है। अब हम तो अपने अनुभव के हिसाब से बोल रहे हैं ना, हमने ऐसा ऐसा अनुभव किया, ऐसा होता है। यस, होता है, हमने देखा, हमने ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गए। पर फिर भी हम चाहेंगे कि एक एक्सपर्ट हमारे साथ बीच में बैठे और बैठ के इन चीज़ों पे हम चर्चा करें। लेकिन सर, मेडिकल साइंस में हर किसी शख्स का अलग अलग ट्रीटमेंट है। वास्तु में क्या एक ही ट्रीटमेंट है, या व्यक्ति के हिसाब से या घर के हिसाब से वो भी अलग अलग होता है? थोड़ा सा अलग हो सकता है, बाकी एक ही होता है लगभग। अच्छा। हाँ, लगभग एक ही होता है। देखिए वास्तु कैसे काम करता है। वास्तु क्या करता है, आपकी एनर्जी, आपकी इम्यूनिटी को या तो बढ़ा देगा या कम कर देगा। खराब वास्तु है तो कम हो जाएगी, अच्छा वास्तु है तो बढ़ जाएगी। अब कोई भी बीमारी जो है, अगर अच्छी इम्यूनिटी आपके पास है नहीं आएगी, और कमजोर इम्यूनिटी आपके पास है तो आएगी। बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। तो यहाँ लगभग सभी बीमारियों में एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है। एक ही अवधारणा ऐसी है कि अगर हम इस तरीके का वास्तु कर दें तो चीज़ें मिनिमाइज हो जाएंगी, इस तरीके का वास्तु है तो मैक्सिमाइज हो जाएंगी। तो एक ही चीज़ काम करती है। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कई बार कि उसकी हॉरोस्कोप में कुछ ऐसी पोजीशन होती है, हम उसको थोड़ा स्ट्रांग ट्रीटमेंट दे दें तो वो कहीं 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 होता है। अदरवाइज एक ही थ्योरी है लगभग। लेकिन सर, वास्तु के नाम पे कुछ यंत्र भी बेचे जाते हैं, और कई बार आपके पेज पे लगातार लोग उन यंत्रों की डिमांड भी करते हैं, चाहे क्रिस्टल हो, पिरामिड हो, या दूसरे यंत्र हो। क्या ये यंत्र वास्तु में एग्जिस्ट करते हैं, कि आप तो कोई यंत्र बेचते नहीं हैं? सर मैंने ना बहुत इस पे काम किया। मैंने काम किया इसके ऊपर 80 से 90 तक। अच्छा। यंत्र बड़े सिद्ध किए, बेचे, लगाए लोगों के यहाँ, पर मुझे कोई रिजल्ट आए नहीं। जब रिजल्ट नहीं आए तो मैंने फिर ये छोड़ दिया और मैं प्योर वास्तु पे आ गया। अच्छा। आज वास्तु चेंज करते हैं, रिजल्ट आते हैं। हम यंत्र लगाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आते। तो अल्टीमेटली हम कहाँ जाएंगे? फिर वास्तु पे ही जाएंगे ना। तो वास्तु बदलाव से ही आपके यहाँ चेंज आएगा, अदरवाइज चेंज नहीं आएगा। तो यंत्र तो बिक रहे हैं सर खूब। वो तो सब कुछ होता है जी, संसार के अंदर सब कुछ होता है। हम किसके लिए क्या कहें? कुछ नहीं कह सकते। अपनी अपनी कॉमन सेंस है, आप किस चीज़ को यूज़ करते हैं, किस चीज़ को कितना समझते हैं। कभी चांदी के यंत्र, कभी सोने के यंत्र, कभी ये कभी वो। तो इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सर, वास्तु से आप ऑलमोस्ट चीजें कंट्रोल करने की बात करते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में अप एंड डाउन बहुत रहता है लोगों का, और बहुत पैसा भी वहां लगाते हैं। कई लोगों ने दावा भी किया था कि डाउन चले जाएगा, लेकिन ठीक ठाक रहा। कई उनका बिल्कुल क्रैश होने वाला है शेयर मार्केट। सर, ये कंट्रोल हो सकता है वास्तु से? वास्तु से आप कंट्रोल हो सकते हैं सर, शेयर मार्केट कंट्रोल नहीं हो सकता। तो अपने शेयर्स कंट्रोल करने हैं ना सर। यस। हाँ। अगर आपका वास्तु ठीक है, आप उस तरफ जाएंगे नहीं। अच्छा। और जाएंगे तो चांसेस हैं 50% तक चांसेस हैं कि आप विनर हो। क्योंकि ये शेयर मार्केट ना कई जगह से ऑपरेट होती है, हैंडल होती है। कुछ इसके अंदर जो बड़े बिग शॉट हैं वो हैंडल करते हैं इसको अप डाउन करने में। अच्छा। कोई चीज़ नेचुरल हो ना तो उसके ऊपर हम काबू कर सकते हैं। कोई चीज़ मैनिपुलेट हो रही है तो उस पर काबू करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ शेयर मार्केट में बहुत बड़े बड़े जो शेयर मार्केट के काम करने वाले, उनके साथ में मेरा जुड़ाव हुआ, मैं जुड़ा रहा, कि 10% लोग सिर्फ कमाते हैं इसमें। अच्छा। 90% लोग लूजर हैं। अच्छा, 10% कमाते हैं और 90% गवाते हैं। एक मेरे क्लाइंट थे, वो सुबह 10 से 12 2 घंटे काम करते थे। और 2 घंटे के अंदर वो मार्केट को कभी ऊपर और कभी नीचे ले आते थे। मतलब मार्केट अपने हिसाब से वो हैंडल कर लेते थे। 2 घंटे बैठना और 2 घंटे के अंदर, अब जितने बड़े बड़े रईस लोग हैं ये सब उस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने एक्सपर्ट रखे हुए हैं।
जो मार्केट को अप करते हैं और डाउन करते हैं। अपने शेयर पहले बाजार में फेंक देंगे, जैसे ही डाउन होंगे सब खरीद लेंगे। तो इनका ये ऐसा इनकी स्ट्रेटजी होती है कि मार्केट को हैंडल करते हैं। तो इस जगह के ऊपर हम आके अपने हथियार डाल देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं कि आपका वास्तु ठीक है और आपकी हॉरोस्कोप आपको अलाउ करती है, तो यस आप उसमें जाइए, आप 10% 20% के विनर हो सकते हैं। अदरवाइज पंगा नहीं लेना चाहिए। ये वादा व्यापार है, ये कोई फिजिकल ट्रेडिंग नहीं है। तो इसमें हमें ये जुए की तरह है। जैसे जुआ खेलना उसके लिए फ्रूटफुल होता है जिसका भाग्यशाली जो बहुत होता है, उसके लिए सब चीज़ें वो करती है। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो एक क्लब में आते हैं, डेली आते हैं और डेली 1-2 लाख रुपए जीत के चले जाते हैं। कार्ड्स खेलते हैं तो, और मैं मेरे ख्याल से लगभग पिछले 10 साल से उनको नोटिस कर रहा हूँ, कभी हारते ही नहीं। तो ऐसे लोगों को तो कुदरत ने दे रखा है ना कि भैया जहाँ हाथ लगाओगे सोना ही सोना है। और यहाँ की एक पॉश कॉलोनी है, उसमें रहते हैं, उनका बहुत बड़ा बंगला है। तो इस तरीके से मैं बड़े सारे लोग हैं जो जिनको कुदरत ने दिया ही दिया है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप कहीं भी हाथ डालेंगे तो आप जीतेंगे ना। ठीक है, लेकिन सर पैसा कमाने का तरीका तो आप कई बार बताते हैं, लेकिन कई बार कर्ज बहुत हो जाता है, उस कर्ज को दूर करने का भी कोई उपाय बताइए ना सर। सर कर्ज को दूर करने का उपाय सबसे पहले तो नॉर्थ है आपका। अगर नॉर्थ आपका बंदा तो कर्ज चढ़ेगा और आप उतार नहीं पाएंगे। आप नॉर्थ खोलिए और अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं, अपना ऑफिस है, कुछ भी है, आपकी फैक्ट्री है, नॉर्थ में रखिए, तो डेफिनेटली पहले तो कर्ज चढ़ेगा नहीं। अच्छा। और चढ़ा तो आराम से आप उतार पाएंगे। लेकिन एक कर्ज को उतारने के लिए कई बार दूसरा कर्ज सिर पे आ जाता है सर। आ नहीं जाता है सर, आपका वास्तु खराब है ना, तभी तो आ रहा है। नहीं तो आप 10 कर्ज ले लो ना। कर्ज दो तरीके से लिया जाता है। एक होता है हमारे जो गड्ढा भरने के लिए कि हमारे जो पिछली दिक्कतें थी, नुकसान हुए, उसको दूर करने के लिए। एक होता है ग्रोथ के लिए। तो आपने जो नुकसान भरने के लिए कर्ज ले रहे हो वो गलत है। आप कर्ज लो ना, ग्रोथ के लिए लो। पर सर जो गड्ढा है उसको भरना तो पड़ेगा ना। हाँ, भर जाएगा अपने आप। जैसे ही आप अपना वास्तु चेंज करेंगे वो अपने आप भर जाएगा। लेकिन कई सर एस्ट्रोलॉजर गारंटी देते हैं कि 43 डेज में हम आपका पूरा कर्जा उतार देंगे, क्या कुछ ऐसे उपाय बताएंगे। वास्तु में इस तरह की कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। फिर विश्वास क्यों करेंगे सर? 43 डेज की कोई गारंटी नहीं सर। ये गारंटी जरूर है कि आपका साल 2 साल जैसे आपका हिसाब किताब है, जैसे आपकी एनर्जी है, उसके अकॉर्डिंग काम होगा, काम जरूर होगा। ये कोई गारंटी नहीं कि 43 दिन में कोई माई का लाल उतार के दिखा देना। आप अपना कर्जा अगर आपने कहीं जिंदगी में लिया हो, उसको बोलो भाई मैं तेरे पास 24 घंटे बैठूंगा तो मेरा कर्जा उतरवा दे, मैं देखता हूँ कैसे उतरवा देगा। तो बकवास करने में क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं, करते रहो। अभी कोई बता रहा था कि ये 16 तारीख को और 17 तारीख को जो शेयर मार्केट है वो क्रैश कर जाएगी, आप देखते रहना बैठ के, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ ना हुआ, वो और ऊपर उठ गई। तो सर एस्ट्रोलॉजर की तो माया ही अलग है ना। वो तो उनके पास तो कुछ है, भगवान तो नहीं है ना। कुछ चीजें तो गलत भी हो सकती है किसी की ना। कुछ चीजें हो सकती है ना सर। सारी चीजें गलत हो तो, अगर सारी गलत हो तो ABCD नहीं आती किसी एस्ट्रोलॉजर को, वो बांचने बैठ गया तो कुछ, हर चीज का कोई लॉजिक होता है। वास्तु धरती से पे टिका हुआ है, बेस है इसके पास। एस्ट्रोलॉजी के पास क्या बेस है? हवा की बातें हैं। वो ग्रह फलाना वहां आ गया, फलाना वहां। इतना डरा रखा है एस्ट्रोलॉजर ने कि आप समझ ले आदमी सुसाइड कर ले। भाई मुझे ये सब चीजें नहीं देखनी कि जी जहाज में मत बैठो, इतने टाइम से इतने टाइम में ये हो जाएगा, उतने टाइम में ये हो जाएगा। मतलब दुनिया बर्बाद होने जा रही है। एक अभी कह रहा है जी वो 28 तो आखिरी साल है, 2028 दुनिया का खत्म हो जाएगी। अरे यार, सुनते सुनते हमारे कान पक गए। आज तक तो दुनिया खत्म हुई नहीं, 28 में ऐसा क्या होने जा रहा है? तो उनके पास कोई बेस नहीं है, तो वो ये बताएं जी हाँ हम इस बेस पे बोल रहे हैं। लेकिन सर एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, जैसे एक चीज आपकी उनकी कॉमन जो एक भविष्यवाणी को लगी, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि भाई 2026 खराब है। हाँ। आपने कहा 2025 जैसा है वैसे ही 2026 है। हाँ। यानी बात वही थी, 2025 खराब था तो 2026 भी खराब है। सर दोनों की बातें एक ही तो है। वो कह रहे 2026 ओहो ये तो बहुत खराब है जी, इसमें तो ये हो जाए। मैंने तो ऐसा नहीं कहा सर। आपने कहा जैसा 2025 है वैसे ही 2026 है। क्यों कहा? मेरे पास बेस है। क्योंकि शनि जो चेंज हुआ था 2024 सितंबर में चेंज हुआ,
वो 2027 में जाके फर्स्ट क्वार्टर में अंदर चेंज होगा। तो ये 2.5 साल हैं वो सेम रहेंगे ना। मेरे पास बेस है ना सर, उनके पास क्या बेस है? 2026 खराब होगा, इसमें ये हो जाएगा, उसमें वो आ जाएगा, आग लगी यार हमेशा लगती है, ये मर जाएंगे, वो क्या कहते हैं, कोई सेलिब्रिटी मरेगा, हमेशा मरते हैं, हर साल मरता है, कोई ना कोई सेलिब्रिटी मरता ही है, कोई नेता मरेगा, हर साल मरते हैं। यार कोई ऐसी बात बताओ ना, आपने मेरे से कुछ क्वेश्चन किए, मैंने नाम के साथ ये चीज बताई कि ये इसके साथ है, समझ आती है बात। देखो ये भी मरेगा, वो भी मरेगा, वो भी मरेगा, अरे साला कोई तो मरेगा। भाई बात समझ नहीं आई ना कि ये भी मरेगा। मैंने आपको कहा जी ए इनिशियल जो है उसके 50% चांस लोग ऐसे हैं जो क्राइसिस में जाएंगे। तो देखा हमने सर, वो हुआ। तो कुछ इस तरीके की बात तो समझ आती है। ये अक्षर ऐसा, ये अक्षर, अब लोग कह रहे हैं जी ए सबसे बढ़िया जाएगा, एम सबसे बढ़िया, सब पिटे पड़े हैं। कहां से कौन सी थ्योरी निकाल के लाते हैं अपने को तो समझ नहीं आती ना जी। एक जनरल थ्योरी है जो सबको समझ आती है, जो हम बताते हैं कि यस ए के ऊपर 7.5 शुरू हुई है और 12th हाउस के अंदर उसका शनि है और ये इसकी मारक स्थिति को लाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट के योग बताता है। बचेंगे लोग, ऐसा नहीं, जो नहीं झेल पाएंगे वो मरेंगे। मैंने मनमोहन सिंह के बारे में शायद भविष्यवाणी कर दी थी 2010 में कि नेक्स्ट ईयर जो 22 से 24 के बीच के अंदर मनमोहन सिंह का खराब समय शुरू होना जा रहा है, मृत्यु तुल्य कष्ट के योग। अब किसी को पता हो ना पता हो, उनके 4th हाउस के अंदर शनि आ गया था। यस, लॉजिक है ना पीछे कि जब 4th हाउस में शनि आएगा तो तकलीफ तो देगा। ले गया उनको। अब क्यों ले गया? कहीं को नहीं भी ले गया ना। क्यों नहीं ले गया? क्योंकि वो उस प्रेशर को झेल पा रहे हैं, उनकी बॉडी का स्टेमिना इतना है कि वो उसको झेल पाए। और जिसको ले गया वो नहीं झेल पाया क्योंकि उनकी उम्र भी हो गई थी, शरीर बूढ़ा हो गया था। तो इसलिए ये अपने को स्टोरी समझ नहीं आती है कि कहाँ से ज्ञान निकाल के लाते हैं इतने ज्ञानी लोग, कैसे बोलते हैं, अपने को समझ नहीं आता। ठीक है सर, इसी में एक, आप जब मनमोहन सिंह जी का आपने जिक्र किया, तो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके भी लोग कहते हैं कि 2027 उनका अंतिम कार्यकाल रहेगा, उसके बाद उनकी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। आप कहते हैं 2027 तक अगर टिक गया तो ठीक है, उसके आगे खराब है। बातें तो दोनों एक ही सी दिखाई देती है ना सर। नहीं सर, नहीं। हाँ, उनका कहना है कि 2027 तक ये, हाँ ये चीज जो है मैंने 2014 में शुरू किया था। नरेंद्र मोदी जब ये पीएम बने, लोग कह रहे थे जी 7.5 है और ये पीएम बन गए। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी की 7.5 हो और उसको पॉजिटिव रिस्पांस आ जाए? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो लोग कहते हैं 7.5 आपको कहां से कहां पहुंचा देती है। उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अब लोगों को उसकी राशि नहीं पता तो 7.5 कैसे बता देंगे? मेरे पास ज्योतिषी हैं बहुत सारे जो अपनी ज्योतिष मुझसे पूछते हैं तो गुप्ता जी मेरी क्या पोजीशन चल रही है। एक का फोन आया मेरे पास, पॉलिटिशियन था वो, किसी के रेफरेंस से फोन आया कि गुप्ता जी बड़ी ऐसे ऐसे बड़ी दिक्कत चल रही है, क्या चक्कर है? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इस साल में ऐसा हुआ? कुछ नहीं, मैंने कुंडली भी नहीं देखी, कुछ नहीं देखा। मैंने कहा इस साल में ऐसा हुआ? कहता हाँ जी। मैंने कहा इस साल में ऐसा हुआ? कहता हाँ जी। कहता जी मेरी राशि तो ये है। मैंने कहा छोड़ दो ना, मुझे बोलने दो जो बोल। मैंने कहा तुम्हारे इस साल के अंदर ऐसे हुआ? कहता हाँ। मैंने कहा तब शादी हुई? कहता हाँ जी। तो मैंने कहा अभी तुम्हारा और 1 साल का सीन रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाओगे। नहीं जी मेरी तो ये राशि है, मेरी तो राशि बहुत बढ़िया चल रही है, मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैंने वहां से पढ़ा हुआ है, मैंने वहां से पढ़ा हुआ है। मैंने कहा भाई मैंने जो बता दिया तो लिख ले, ऐसा ही होगा, मुझे कुंडली नहीं चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब वो मेरे पीछे पड़ गया जी, नहीं गुप्ता जी आप मुझे बताओगे, आपने कैसे बताया है? नहीं गुप्ता जी आप मेरे बता। अल्टीमेटली मुझे जब बहुत ही दुखी कर दिया, मुझे बताना पड़ा कि मैंने कैसे बताया। तो इसलिए उसको पता ही नहीं ना, जो आदमी सक्सेस कर रहा है और उसकी कुंडली कैरियर्स पे 7.5 चल रही है, तो वो कहां से ऑपरेट हो रहा है उसको पता ही नहीं। 7.5 में ग्रो नहीं करते लोग, आप कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, मृत्यु तुल्य कष्ट के योग हैं ये। अभी देखिए एस नाम वाले जा रहे हैं ना, अभी जो सलीम थे, सलीम जी थे, उनकी डेथ हुई। अभी एस पे 7.5 चल रही है, आखिरी पड़ाव है। और इसके अंदर डेथ फर्स्ट में और थर्ड में, 3 इसके फेज होते हैं। फर्स्ट फेज में और थर्ड फेज में डेथ होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। किसी भी एज में? हाँ, किसी भी एज में भी कह सकते हैं हम। आज ये लास्ट फेज है, थर्ड फेज है, तो इसमें भी एस नाम के लोग जाएंगे। तो इसलिए मैंने बताया कि ये सिस्टम क्या है कि जिसकी बॉडी उस झटके को
स्वीकार नहीं कर पाती, झेल नहीं पाती, उसकी डेथ हो जाती है। और जो झेल गई वो आगे। और सेम विद ढैया सर, ढैया भी ऐसी होती है? ढैया भी ऐसी होती है, ढैया भी ऐसी होती है। तो इसलिए ये कहाँ से ज्ञान लेके आते हैं कि जी ए तो इतनी बुलंदियों पर जाएगा और एम इतनी बुलंदियों पर जाएगा और ये और वो, अपने को समझ नहीं आती सर। तो अभी कौन जा रहा है सर, राइज कौन करेगा? अगर ए और एम डाउन है तो कौन इस समय, किसका समय है इस टाइम? समय वी का है जी, VBEI। ओके। वृष राशि, तुला राशि, हम्म इनका बहुत बढ़िया समय चल रहा है, ये राइज करेंगे। और एक और राशि है मिथुन राशि। क्या है सर, यही मैं सुनना चाह रहा था। बस बस बस, अब तो हाँ आपने सब कुछ बढ़िया कर दिया। ठीक है, ये कब तक बढ़िया चल रहा है सर? सर ये चलेगा, अब आपकी जो वृष राशि है इसका समय तो है 27 तक, 2027 अप्रैल तक। अच्छा, इसका समय है। और मिथुन राशि का है 2029 तक, 30 तक। और तुला राशि का भी 2030 तक। ये मैंने आज 65वीं बार पूछ लिया आपसे। मैं सोचता हूँ कई बार स्टैंप लग जाएगी तो बात पक्की हो जाएगी। नहीं सर, पत्थर पे लकीर है, आप लिख के रख लो, ये सेव कर लेना मेरी बात। हाँ सेव ही है सर, ये तो सब रिकॉर्ड हो जाएगा, मेरे व्यूअर्स कहाँ छोड़ेंगे। ठीक है सर, लेकिन आप कहते हैं कि गले से नासिका के बीच की जो वेव्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन हमारे जो पॉडकास्ट का गला होता है वो हमारा आखिरी पड़ाव होता है। नासिका हमारी जा चुकी है तो गले के पड़ाव पे हम पहुंच गए। तो सर आज इस गले से कौन सी ध्वनियां निकल रही हैं, क्योंकि अब लोगों को आपकी बातों से ज्यादा गाने का भी इंतजार रहता है। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। कोई मिलके तदबीर सोचे, सुख के सपनों की तासीर सोचे। कोई मिलके तदबीर सोचे, सुख के सपनों की तासीर सोचे। जो तेरा है वही गम है मेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। ठीक है सर, मन तो करता है स्टूडियो बंद कर दें, आपको रोक लें, लेकिन मजबूरी है, कर नहीं सकता हूँ। लेकिन वादा जरूर लेता हूँ कि आपसे मेरी मुलाकातें घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट पर निरंतर यूं ही होती रहेंगी। वास्तु ग्लोबल पे हम हर शुक्रवार शाम 6 बजे मिलते ही हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर, समेट रहा हूँ कार्यक्रम। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं वाइंड अप करना है, लेकिन वादा आपसे यही कि आप हमेशा घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट, घनश्याम उपाध्याय शो और वास्तु ग्लोबल के पॉडकास्ट पर डॉक्टर महेश गुप्ता को अपना प्यार यूं ही देते रहेंगे। आपके सवालों को वास्तु ग्लोबल के पॉडकास्ट में हम शामिल करते हैं, यहाँ भी जो कमेंट आते हैं उनको भी हम वहां शामिल कर लेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी आदत में शुमार रहना चाहिए, ये वादा मुझे आपसे चाहिए। अपना बहुत ध्यान रखिए और याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।